बढ़िया। देखिए, मुझे लगता है कि जो आज के हमारे उलझे हुए मुद्दे हैं ना, हमको बहुत मैत्री और आत्मीयता के साथ उस पर धैर्यपूर्वक चर्चा करनी चाहिए। और अगर हम कर पाएंगे ना, तो सचमुच हम आज के समाज के लिए कुछ समाधान दे पाएंगे। अन्यथा हम बात किसी ऐसी दुनिया की करते हैं जो लोगों को लगता है ये कि एलियन सभ्यता की बात कर रहे हैं या कोई यूटोपियन कंसेप्ट लेकर के आए हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, ये उत्तर अगर हम नहीं दे पाएंगे ना, तो हम बहुत आगे नहीं चल सकते। और परस्पर मैत्री और आत्मीयता के साथ हमको इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। रेडीमेड बना हुआ समाधान मुझे अपने पास नहीं दिखता, जिनसे चर्चा करता हूँ उनके पास भी बहुत नहीं दिखता। लेकिन एक एक कदम उसको हम सोचेंगे, तभी हम उस दिशा में कुछ बढ़ पाएंगे, तभी हम उस दिशा में कुछ बढ़ पाएंगे। तो बहुत मैत्री और आत्मीयता के साथ हमको इन मुद्दों का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है। एक कदम भी हम चल पाएंगे, 2 कदम भी चल पाएंगे ना, बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगी। तो उतनी मैत्री और आत्मीयता के साथ ही हमको इसको सोचने की ज़रूरत है और धैर्य के साथ चलने की ज़रूरत है। आवश्यकता है ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम सब खड़े होते हैं। कभी भी यात्रा किसी दूसरी जगह से नहीं शुरू हो सकती है। खड़े यहाँ हैं अगर हम आज, तो शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। इसलिए इसका अगला कदम क्या हो, पहचानना ही पड़ेगा हमको। वही पहचानना विद्वता है, वही मेधा और कला है। बढ़िया। स्वधन के बारे में 1-2 बातें और कर देता हूँ। अब प्रपोजल है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम धीरे धीरे इसको इस जगह पे ला रहे हैं कि आज की परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो समाज स्वीकृत नियम से प्राप्त धन को हमने डिस्कस किया था। तो स्वधन का मूल मुद्दा है दूसरे के धन के शोषण की मानसिकता का अभाव। ये सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रतिफल है। अल्टीमेटली किसी जो लोग आज के दिन नौकरी या व्यापार में है ना, ठीक है, उनके लिए अगर ये देखना हो कि भाई मैं कितना उत्पादन कर रहा हूँ, कितना उपयोग कर रहा हूँ, कैसे उसमें से चल रहा हूँ, हमारा सब ठीक है कि नहीं, हमको बहुत एक छोटा सा प्रश्न पूछ के देखना चाहिए, जो मैं अपने लिए पूछता हूँ। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले ही बहुत क्लियरली बता दूँ। मैं ये देखता हूँ कि मैं व्यक्ति के रूप में अगर अपनी बात कर रहा हूँ तो, और परिवार देख रहा हूँ तो परिवार के रूप में कितना श्रम मैं करता हूँ। ठीक है, परिवार के रूप में हमारा श्रम कितना है, या व्यक्ति को देख रहे हैं तो व्यक्ति के रूप में हमारा श्रम कितना है, और जिन वस्तुओं का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उनके उत्पादन में कितना श्रम लगता है। एक व्यक्ति के रूप में हम दिन भर में कुछ श्रम करते हैं, कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। परिवार के रूप में भी हम मिल करके कुछ श्रम करते हैं, कुछ वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमको मोटे तौर पर एक हिसाब लगा के देखना चाहिए। बहुत सीधा हिसाब नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन और टेढ़ा लगाएंगे तो एक लेवल का मिलेगा कि हम दिन भर में कितना श्रम कर पा रहे हैं, और जो वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं उसके उत्पादन में कितना श्रम लगता है। अगर हमारा किया हुआ श्रम अधिक है, जिन वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें लगा हुआ श्रम कम है, तो हम समाज के लिए एसेट, सहयोगी। अगर हम जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं उसके उत्पादन में श्रम अधिक लगता है, और मैं दिन भर में या परिवार के रूप में उससे कम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा हमारे बदले उस श्रम को कर रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कृतज्ञता का भाव ही रख लें उन लोगों के प्रति जो हमारे लिए श्रम कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही कम से कम हो जाए कि एक कृतज्ञता का भाव तो हो जाए। ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं?
और अपने लिए विचार का मुद्दा है, ये सब किसी दूसरे के लिए नहीं है। हम तो अपनी ज़िंदगी को जब जब पलट के देखते हैं तो हम ऐसा देखते हैं। स्वधन की चर्चा को यहाँ रोक लेते हैं। स्वनारी पुरुष पर थोड़ी बात कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोगों को पता ही है, दर्शन पढ़े हुए हैं तो, कि समाज स्वीकृत पति पत्नी संबंध के रूप में स्वनारी पुरुष को देखा है। दर्शन में इसको एक पत्नी या एक पतिव्रत के रूप में पहचाना है, यानी विवाह को यहाँ पर एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संबंध ऐसा पहचाना है। समाज की जगह से देखते हैं तो बात ठीक भी लगती है, क्योंकि अगर जनसंख्या का अनुपात देखें तो लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। इसलिए एक पुरुष का एक स्त्री के साथ संबंध ये दिखता है कि विवाह संबंध में सबकी उपलब्धता हो सकती है विवाह की। ये जो एक पत्नी या एक पतिव्रत है ना, इससे बेसिकली हमारी मानसिकता जो काम वासना के संदर्भ में होती है वो संयमित होनी शुरू होती है। उसका व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजन निश्चित होना शुरू होता है, न कि वो भोगोन्माद की तरफ जाता है। ठीक है, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं ना तो ऐसा समझ में आता है। मुझे अपनी तरफ से इतना ही कहना है। कोई प्रश्न हो उतने को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, प्रश्न को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन जिसको सुनना हो पिछले बार के भीलवाड़ा वाले सेशन में मिल जाएगा, कई सारा, हो सकता है 2 सेशन मिल जाए, और अभी जो भीलवाड़ा में सेशन करेंगे उसमें तो हो सकता है 3-4 सेशन मिल जाए पर वो भविष्य है। हाँ बताइए, कुछ पूछना किसी को? इनको माइक दे दीजिए। बहुत ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए जी। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तो ऐसे ही उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां अब किसी तरह साथ जीने का मन बना ही लिए हैं। एक डाउट, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को कि इस टॉपिक को विवेक में ऐसे स्पेसिफिक जगह देने की सामाजिक नियम में है, सामाजिक नियम में। अच्छा, उस रूप में कह रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा है, व्यवहारकारी के नियम में आप कह रहे हैं। हाँ, इसका प्लेसमेंट बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि व्यवहार के नियम अगर ठीक नहीं होंगे तो समस्याएं रोज़ बरोज़ होती रहेंगी। अगर जीने के नियमों को हम ठीक नहीं करेंगे, सामाजिक यानी मानव मानव की परस्परता में जीने के सलीकों को अगर हम आपस में तय नहीं करेंगे तो समस्याएं तो पड़ी ही रहेंगी, समाधान क्या निकलेगा? जी, समाज स्वीकृत जो लिखा है जी, तो उसका मतलब ऐसा है कि समाज ने जो स्वीकृत किया है ऐसा ही संबंध पति पत्नी, कोई लव मैरिज करते हैं, कोई भाग के शादी कर लेते हैं, तो समाज को स्वीकृत नहीं होता है। ठीक बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जितने प्रश्न आएंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली तो ये समझ में आता है कि होना क्या बनता है, तो उसमें ये दिखता है कि विवाह में जिस लड़के लड़की की शादी हो रही है उसकी स्वीकृति भी ज़रूरी है, माता पिता की भी स्वीकृति ज़रूरी है, अड़ोस पड़ोस की भी स्वीकृति ज़रूरी है। तो अगर पूछेंगे कि होना क्या बनता है तो ये सबकी स्वीकृति ज़रूरी है। ठीक, सबकी ज़रूरी है। आज के समय पूछेंगे कि क्या करें, तो मैं न्यूनतम स्तर से शुरू करूंगा कि इसको समाज स्वीकृत के बदले कहूँगा संविधान स्वीकृत। कानून सम्मत जो तरीका हो ना, वहाँ से चला जाए, वो न्यूनतम जगह है। तो कानून अलाउ करता है 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का, इससे ऊपर हो तो विवाह कर सकते हैं। आपने इसमें समाज लिखा तो कानून लिखना चाहिए। वही, बिल्कुल, मैं इसको स्वीकारता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से चर्चा करके इसको धीरे धीरे अपडेट करेंगे ना जी। मैं तो उसी के लिए चर्चा को ओपन ही कर रहा हूँ कि धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी समय के साथ। तो बिल्कुल अगर हमसे पूछेंगे तो ये संविधान स्वीकृत है, पहला जगह। फिर धीरे धीरे वहाँ पर चाहे शादी जहाँ से भी शुरू कर लें, सोचना तो हमको ये पड़ेगा ही कि उसमें माता पिता की, मुख्य रूप से तो माता पिता को ही प्रॉब्लम होती है या समाज के जाति धर्म वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, और किसको प्रॉब्लम है? आपकी शादी में इंटरेस्ट किसको है?
तो ये बात दिखाई देती है कि उतने लोगों की स्वीकृति तो धीरे धीरे चाहिए ही होती है, तो भाग के भी शादी कर लें, कुछ और करके भी कर लें, लेकिन अगर वो स्वीकृति बनाने के काम को धीरे धीरे अगले कुछ वर्षों में नहीं करेंगे तो घाव कहीं ना कहीं रिश्ता रहेगा। फिर ये तो पहला और दूसरा कंट्रोवर्सी हो जाता है। हाँ, दूसरा है एक पत्नी, तो कोई संप्रदाय ऐसा है उसमें बहुपत्नीत्व अलाउड है। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं समाज स्वीकृत, तो नीचे बोल रहे एक पत्नी, वही तो वो तो समाज बहुपत्नी अलाउड करते हैं। एकदम तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो अगर मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो ये बात तो ठीक है कि आज के दिन जो समाज कानून स्वीकृत उनका अनेक पति पत्नी संबंध है उसको मना तो नहीं किया जा सकता है, कैसे मना करेंगे जी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास पूर्वक हम जागृति करना में बढ़ना चाहते हैं, अपनी मानसिकता को संयमित करना चाहते हैं, तो हमको एक पति पत्नी व्रत में आने की ज़रूरत दिखाई देती है, वरना भोग प्रवृत्ति बढ़ती है। संतान उत्पत्ति के लिए अगर देखा जाए तो आज के दिन तो 2 बच्चे पर्याप्त हैं जी, धरती पे जितनी आबादी हो गई है, और मुझे लगता है 2 बच्चे होने के लिए तो एक स्त्री के साथ संबंध पर्याप्त है। तो हमारा जो दर्शन का सर्व स्वीकृति का जो भाव है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। वही अगर उस जगह से कहेंगे ना तो यहाँ पर दर्शन में चर्चा शुरू होगी उन लोगों से जो बहुपत्नी या बहुपति व्रत के पक्ष में। ये चर्चा शुरू होगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या आवश्यकता रह गई है। चर्चा होनी चाहिए इस पर ठीक से। ये कोई थोपने की बात तो देखिए है नहीं, लेकिन इस बात पर चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए कि आज क्या ज़रूरत महसूस हो रही है बहुपत्नी या बहुपति की। चर्चा तो होनी चाहिए। भैया भीलवाड़ा शिविर में रिकॉर्डिंग में सुना था कि वो मतलब लड़का लड़की में मित्र मित्र संबंध नहीं हो सकता, तो अगर मित्र मित्र संबंध नहीं है तो शादी के पहले भाई बहनी संबंध है ना। आप पहले बोल लो फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मतलब मैं वो मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन था कि मैं पूछूंगा आपसे कि अगर शादी के पहले सब भाई बहन है तो उसमें से फिर एक पति पत्नी कैसे चुनूंगा अगर मेरा भाव भाई बहन का ये सबके प्रति। क्योंकि मित्र मित्र संबंध नहीं हो सकता है ना भाई बहन के बीच, मतलब दो। हम ये आपने बोला था पिछले शिविर में, मेरे को क्लियरली याद है। ऐसा है, स्कूल में भी है, हर पुस्तक में एक आगे एक प्रतिज्ञा आती है। हाँ। भारत मारो देश से, बधा भारतीय हमारा भाई बहन। वो बच्चे नहीं बोलते अभी, वो लाइन बोलते ही नहीं। हमको पता है, आपके यहाँ तो नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं वो बता देता हूँ कि सब स्मार्ट है जी, हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि ये जिस एक को छुड़वा रहे हैं ना वो बहुत जल्दी उनको छोड़ के जाने वाली है। एक तो उस समय ढूंढ रखे हैं वो जिनके साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद छोड़ के जाने वाली है, फिर वो एक बदलना पड़ता है। तो कर क्या रहे हैं, वापस तो उसको उसी संबंध से इस संबंध में ला रहे हैं जी। देखिए जो आप कह रहे हैं ना, मैं उसको आर्टिकुलेट कर दूं अगर वो आशय जा रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मित्र मित्र संबंध नहीं होता है एक लड़के और लड़की में। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मित्र मित्र संबंध है वो वस्तुतः भाई बहन संबंध ही है, इतना ही है कि एक पेट से पैदा नहीं हुए, एक पेट से पैदा नहीं हुए हैं, ऐसा है। तो भाईवत बहनवत अगर दर्शन की भाषा में कहना हो तो भाईवत बहनवत ऐसा मित्र मित्र संबंध तो संभव है, उसमें क्या तकलीफ है। ईमानदारी से अपने लिए ज़रूर देख लेना चाहिए इस बात को कि जब हम वो संबंध बना रहे हैं किसी के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, हम अगर अपोजिट जेंडर में बना रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति को 200 बार पलट के देख लेना चाहिए कि भाईवत हैं कि नहीं हैं, बहनवत हैं कि नहीं हैं हम।
ये अपने लिए देखने का मुद्दा है, किसी दूसरे का मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए देखने का मुद्दा है। कम से कम 10-20 बार तो पलट के देख ही लेना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने लिए बहुत अंधा होता है, नहीं क्या? एक माइक पीछे। ज्यादातर टाइम मित्र और भाई बहन की तरह ही रहते हैं। होगा ही जी। मैं तो ये भी प्रश्न पलट के पूछता हूँ कि अगर संतानोत्पत्ति का काम हो जाए, एक निश्चित उम्र के बाद आपकी काम वासना की मानसिकता संयत हो जाए, तो पति पत्नी संबंध और भाई बहन संबंध में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है? भैया अभी जो चर्चा हुई स्वनारी स्वपुरुष में, जो एक पति और पत्नी व्रत, तो और उससे पहले जो आपने संविधान स्वीकृत जो अभी का स्तर कहा, तो उसमें एक वाक्य आया कि मध्यस्थ दर्शन अनुसार तो ये है जी, नीचे वाला एक पत्नी एक पति, बिल्कुल संविधान में दोनों पॉसिबिलिटी है। हिंदू धर्म के लिए तो यही है, पर दूसरे धर्मों के लिए वो है, फ्लेक्सिबल है। कुछ जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए भी फ्लेक्सिबल है। तो आपने कहा कि ऐसे मतलब ऐसे जो समुदाय है उनके साथ हम पहले तो वैचारिक धरातल पे बात करेंगे, और जब हम बोलते हैं कि मध्यस्थ दर्शन अनुसार, तो हम एक अध्ययन क्रम में ये भी सुनते हैं कि अस्तित्व सहज वास्तविकता का जो अध्ययन है उस अनुसार ही ये जो वाङ्मय है वो लिखा हुआ है। तो हाँ, तो भले समाज में अभी अलग अलग समुदाय में जो भी बहुपत्नीत्व या फिर प्रथाएं है, लेकिन अस्तित्व सहज वास्तविकता का जो वर्णन है और जो अध्ययन है उसमें तो हमें यही स्वीकार होता है, एक स्त्री को एक पुरुष के साथ और एक पुरुष को एक स्त्री के साथ जो भाव की अपेक्षा एक दूसरे के पास से है, तो उस अनुसार मध्यस्थ दर्शन अनुसार है, यानी अस्तित्व सहज जो वास्तविकता है उस अनुसार भी यही स्वीकृत होता है। भले ही हम जहाँ पे अभी नहीं है वहाँ पे वैचारिक धरातल पे, जैसे अभी हम स्वधन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही हम वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। मान लो अगली पीढ़ी में वो स्वीकृत हो जाए, दूसरी पीढ़ी में स्वीकृत हो जाए, लेकिन वास्तविक ढंग से अगर हम मानवीयता की अर्थ में स्वीकारें तो स्वीकार तो यही होता है। इतना तो हम एक तरीके से रख ही पाएंगे जी। कम से कम हमको ऐसा स्वीकार होता है, ये तो हम कह ही सकते हैं। हमको ऐसा स्वीकार होता है, हम कह ही सकते हैं। मतलब मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ऐसा कई बार बोलते हैं, वही जैसा तो मुझे लगता है कि ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, एक विचार है, तो ये विचार से आगे की चीज है, ऐसा मुझे लगता है। वही तो जैसा मैंने मध्यस्थ दर्शन को समझा है, या जैसा मैंने अस्तित्व सहज वास्तविकता को समझा है, उस हिसाब से ऐसा है। बट ये स्कोप मैं दूसरों के लिए खुला रखना चाहता हूँ। और बदलाव की विधि देखेंगे ना, तो चर्चा और संवाद ही है। दबाव उसकी विधि नहीं है, जबरदस्ती उसकी विधि नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं लगती है। पहले वो वैचारिक धरातल पे ही आएगा, जी चर्चा का मुद्दा। जी जी जी, और बन ही रहा है। अभी भी जहाँ पे बहुपत्नी की प्रथा है उस समुदाय में भी वो अभी इसका डिमांड नहीं है। मुद्दा उठने ही लगा है, उठेगा ही। हाँ जी, कोई उनको माइक दे दीजिए जी। आपकी तो इतने साल पहले शादी हो चुकी है जी, आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? तो उसके लिए तो भीलवाड़ा में बात करेंगे ना। ठीक है, पेंडिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, सवाल तो पूछ लीजिए अगर अपने लिए पूछ रहे हैं तो। नहीं, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भी प्रश्न। हाँ, बताइए, सुन तो लेते ही हैं। तो जैसे हम एक 4 व्हीलर की कल्पना करें या कुछ करें, तो उसमें जो टायर हैं उसमें एक सामंजस्य होता है तो वो चल पाती है ना। लेकिन मैरिज के समय पे ये निर्णय लेते वक्त ये क्लियर नहीं होता है कि हमारा जो योग्यता वाला पार्ट है या जो चीज़ें मैरिज में आगे चलने के लिए जो ज़रूरत है वो तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कह रहे हैं। पर्टिकुलरली उस एज में। और माता पिता भी कई बार तय नहीं कर पाते ठीक से।
तो वो अगर तय ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वो जो गाड़ी एक बड़े व्हील और एक छोटे व्हील वाली गाड़ी चलती वैसे ही चलती रहती है। तो ये जो अगर ये समझ आ जाता है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, तो क्या इस एक्सेप्टेंस के साथ भी इस चीज़ को नहीं, एक पत्नी एक पति वाला ठीक है, लेकिन अगर ये समझ आ गया दोनों को कि हमारा साथ चलना ठीक नहीं हो पा रहा है और ऐसा कोई आइडेंटिफाई हो पाए जिसके साथ में ये योग्यता बैठती हो, जैसे टायर से जो मैं एक जड़ उदाहरण से कंपेयर कर रहा हूँ, तो हम डिवोर्स को इतना अपमानित दृष्टि से क्यों देखते हैं? अच्छी बात है तो। अगर बहुत ठीक से देखेंगे ना तो दर्शन में एक जगह ये बात है कि मतलब दर्शन इस बात पर जोर देता है कि पति और पत्नी के बीच संस्कारों में समानता या पूरकता, दोनों तरह के शब्द मिलते हैं अलग अलग जगह पर, ये होने की ज़रूरत है। ठीक, उसके नीचे एक बड़ा अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है कि मानवीयता में ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ठीक है? तो बात तो सही है जी कि वो हो जाएगा। अब हम उसको एक लेवल नीचे ला के देख रहे हैं कि अमानवीयता में क्या करें। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं वो प्रश्न ये है कि अमानवीयता में क्या करें। ठीक, मेरे हिसाब से अमानवीयता में देखेंगे और इस तरह के सिचुएशन दिखाई देंगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि डाइवोर्स एक बाध्यता है। बाध्यता है, कई सारी चीज़ें बाध्यता बस हमको करनी पड़ती हैं जी, तो वो एक बाध्यता है। लेकिन देर सवेर हम काम तो इस बात की तरफ ही करेंगे कि समाज में ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी उस डाइवोर्स की प्रक्रिया से गुजरता है ना, एक लंबे समय तक पीड़ित रहता है, पहले भी और बाद भी। ठीक है, समाज को अपमानित दृष्टि से देखना चाहिए कि नहीं? अगर इस सवाल पर बात करेंगे समाज क्यों देखता है, ये तो समाज से पूछिए। देखना चाहिए अपमानित दृष्टि से कि नहीं? मेरे हिसाब से किसी भी आदमी का अपमान नहीं बनता है, चाहे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह चौथी बार क्यों नहीं डाइवोर्स और मैरिज कर रहा हो, किसी का भी नहीं बनता है जी। अपमान क्यों किया जाए किसी का भी? हर आदमी की गरिमा है जी। उस पीड़ा से गुजर करके जो आया है, आप हमसे पूछेंगे तो हमारे हिसाब से तो सपोर्ट चाहिए। जो बार बार मैं एनवीसी में नीड और फीलिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो उसकी नीड तो हमको सपोर्ट की दिखाई देती है। तो आई मस्ट हैव अ केयरिंग हैंड फॉर हर और हिम। मुझे लगता है कि इसको प्रमोट नहीं करना चाहते अप्रिशिएट करके प्रमोट नहीं करना चाहते। जी भैया जी, मैं इसमें कुछ बात रखती हूँ क्योंकि जरूर। ये घटना मेरे जीने में है, इसीलिए पहला जो आपने पहचाना ये तो बिल्कुल सही है, बाध्यता है। खुशी से तो होता नहीं है, लेकिन बाध्यता को स्वीकार और स्वीकृति पूर्वक कर पाया तो उसके बाद जो फेस डिवोर्स ये शब्द सुना था, लेकिन उसके बाद की जो होती है समाज से, परिवार से रिटर्न क्या मिलता है ये बिल्कुल ही नहीं पता था। यानी वो फेस किया पूरा। लेकिन टचवुड हम यही कहेंगे कि कुछ अच्छी बात थी, दर्शन से जुड़ गए, हमारे संस्कार, तो इससे उभर पाना हमारे लिए उतना ही आसान है। तो जब भी मन में किसी के लिए सुनती थी कि ये डिवोर्स की बात आ रही है इन पति पत्नी में, तो अंदर से निकलता था कि ऐसा क्यों कर रही है, थोड़ी समझदारी ले और अच्छे से जीना हो जाए साथ में, है ना, डिवोर्स ना करे कोई, ये तो अंदर से आता है किसी के भी लिए, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, बाध्यता है, ये बिल्कुल सही है, इसे मैं देखी हूँ और जी हूँ। इसलिए डिवोर्स का नाम कोई यंग हो, 6 महीने, साल भर, आजकल बहुत सुन रहे हैं ना, 10 में से 4-5, तो ऐसे लगता है कि दिखाई देता है क्लियर की भ्रमित स्थिति में आदमी कुछ भी कर सकता है। मानव में समझदारी में ये स्थिति नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। बढ़िया। परंपरा में ये स्थिति डिवोर्स ना हो ना, उसके लिए एक पंचायत बैठती थी और 6 महीना 12 महीना तक वो चलाए रखते थे। वो आप टाइम जाता था फिर जॉइंट हो जाता था, वैसा होता था। हम लोग उसी दौर से गुजरे, क्योंकि मैं तो 6 महीने का था, मेरी वो एंगेजमेंट हो गई, 12 साल का था तब मेरा मैरिज हो गया, और उसके बाद जो उम्र होती है उसमें यहाँ पर आना सिस्टम होती है। तो इतना फेज में चलते हैं तो ये प्रश्न आता है कि मैंने उसको देखा नहीं, ये किया नहीं, लेकिन समाज का ऐसा प्रभाव था, दबाव था, कुछ भी हम डिवोर्स का नाम ले या कुछ ऐसा हो जाए, तुरंत समाज का दबाव आ जाए, ये समाज से, ये कुटुंब से निकाल दे, वो कुटुंब से निकाल दे, तब ये बने बनाए जॉइंट रहता था। देखिए, मुझे जो समझ में आता है ना, मेरे हिसाब से अगर समाज ये चाहता है कि डाइवोर्स नहीं हो,
ठीक है। और मैं अब एक एक करके सब मुद्दों को उठा रहा हूँ, धीरे धीरे समाज की जगह पर इसको और ठीक से बात करेंगे। मेरे हिसाब से समाज अगर चाहता है कि डाइवोर्स नहीं हो तो परिवार में होने वाले अपराध को कैसे रोका जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। ये मुद्दा ठीक नहीं लगता हमको कम से कम कि अपराध होता रहे और डाइवोर्स नहीं हो, ये हमको स्वीकार नहीं होता। तो जिनको भी लगता है कि अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक, मतलब ये जो डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, उनको इस पर काम करना बनता है कि अपराध रुकना चाहिए। ठीक है, ये ठीक नहीं है कि तुम लोग सब अपराध झेलते रहो, हम बताएंगे कि तुमको साथ कैसे रहना है। परिवार टूटा है, इसके कारण कंट्रोल नहीं। जी वो तो एकदम सही बात है, लेकिन आज के दिन में तो ऐसा सुनने आता है कि 2-3 दिन में या 4 दिन के अंदर डाइवोर्स हो जाता है। तो 3-4 दिन में ऐसा क्या होता है, कौन सा अपराध हो गया कि एकदम ठीक कह रहे हैं, हम बताते हैं कौन सा होता है। ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे बताने दो। मैं बताऊंगा इस पर कौन सा अपराध होता है। कहते हैं मुल्ला नसीरुद्दीन की एक बार शादी हुई, ठीक, तो कोर्ट गया साइन करने के लिए मैरिज पे, तो दोनों ने साइन किए पेपर पे, तो साइन हुआ तो मैरिज कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो होके हुआ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा डाइवोर्स फाइल करो मेरा। तो आप तो 4 दिन कह रहे हैं ना, उसने कहा कि भाई अभी शादी हुई, साइन ही किया है अभी, कहा डाइवोर्स फाइल करो। कहा क्या हो गया भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। कहा कैसे नहीं हुआ है, हमने साइन किया, इसने हमसे ज़्यादा बड़ा साइन किया है, तो इसका नेचर डोमिनेटिंग है, ये जीने नहीं देगी हमको। तो आप पूछते हैं 4 दिन में क्या होता है? 4 दिन में यही होता है कि ये जो अहंकार है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने का इस तरह से हम चलाते हैं या हम भयभीत रहते हैं कि उस 2 में से एक जगह जाके ऐसे उलझ जाती हैं चीज़ें। 4 दिन क्या, 4 मिनट पर्याप्त थे उलझने के लिए। 4 मिनट पर्याप्त है। आप कहते हैं कैसे उलझता है? उसका बता रहा हूँ। 6 महीना साथ रह रहे हो, शादी हो जाए ना, 6 महीने से साथ रह रहे हो, प्रॉब्लम नहीं होती, शादी हो जाए तो डाइवोर्स हो जाता 4 दिन में। कैसे होता है? हम जब PhD ज्वाइन करने गए ना, ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। IIT कानपुर का पढ़ा हुआ कोई IIT कानपुर से PhD नहीं करता, ठीक है, तो जहाँ भी लेना था ले ही सकते थे। तो हमारे थीसिस सुपरवाइज़र के साथ हमारा वो हुआ। ये पूरा गाइड प्रक्रिया, चूज करने की प्रक्रिया में लगभग 25-30 दिन लग जाता है साइन करने के लिए। तो जब तक साइन नहीं हुआ ना, गाइड के साथ रोज़, हम सबको पता था हम जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, इतना तो कम से कम सबको पता था, संस्थान रहते हैं, इन गतिविधियों में भागीदारी करते हैं, किसी ने हमको कुछ नहीं कहा, ठीक है। जिस दिन वो साइन हो गया, और थीसिस सुपरवाइज़र से हमारी फ्रेंड जैसी बात होती थी 25-26 दिन तक, तो जिस दिन वो साइन हो गया उसके अगले दिन वो कह रहे हैं, यू नो श्याम, नाउ आई एम योर थीसिस सुपरवाइज़र। इसका मतलब ये होता है कि आई एम योर बॉस नाउ, ठीक है, तुमको हमारे हिसाब से चलना है। हमारा उनका जब भी कभी डिस्कशन होता था तो ऐसे टेबल पे हाथ मार के कहते थे, टेल मी श्याम हु इज़ द बॉस। हमसे आर्ग्यूमेंट के बाद उनको एक समय में लगता था कि आर्ग्यूमेंट खींचना ठीक नहीं है, तो कहते थे टेल मी श्याम हु इज़ द बॉस। तो ऐसे ही होता है विवाह के पहले ना, हम नज़र उठा के देखते रहते हैं। आप जब देखते हैं ना तो हार पहनाने के लिए खड़े होते हैं। जिस दिन शादी हो जाती है उसके बाद लगता है अब कितने दिन ये करते रहेंगे, ठीक है, इसी के लिए तो सारा कुछ कर रहे थे, वो दिन पूरा हो गया, अब क्या, ठीक। तो 6 महीना साल भर जो हम कर रहे होते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट सेक्शन होता है, वो हमारा एक्चुअल बिहेवियर नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, पिछले बार अशोक गोपाला जी, एक यही बात हो रही थी कि भाई मैरिज में लड़के लड़की को कैसे पहचाने कि क्या उसका स्थिति है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही अशोक गोपाला जी ने। उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम किसी लड़के या लड़की से मिलने जा रहे हो शादी के लिए ना, तो ये बात समझ लो कि जिस बिहेवियर से वो प्रस्तुत हो रहा है या हो रही है वो उसका बेस्ट है, तुमको उससे ख़राब ही मिलेगा। वही लड़का या लड़की तुम जिससे शादी कर रहे हो वो उसका बेस्ट बिहेवियर है, उससे तो ख़राब मिलने वाला है, तुमको इतना पक्का है, ठीक है। और आप अपने लिए ही देखिए ना, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं उस समय। तो शादी के पहले 1 बार 2 बार 4 बार 3 महीना 6 महीना जो मिले हैं ना, वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बार वो शादी हो गई, ख़त्म हो गया बात,
क्योंकि गोल तो वहीं तक था, गोल ये थोड़ी था कि उसके बाद बड़े स्नेह से परिवार में जीना है, हैं? तो एडवर्टीजमेंट सेक्शन था, दिखा रहा है हम बड़े अच्छे हैं, ठीक है, दिखा रहा है, दिखा रही है, जो भी कहिए उसको, मतलब नो ऑफेंस टू एनी जेंडर, ठीक है। हाँ भाई, आजकल लोग बड़े जेंडर सेंसिटिव हो गए हैं। भैया इसका एक उल्टा स्ट्रैटेजी भी है कि जिससे भी शादी कर रहे हो उसको अपना वर्ष दिखाओ और फिर उसके बाद अच्छा ही होगा, मतलब अगर वो टिक जाए तो। ये तो बात सही है, अगर भाग जाए तब तो भाई बात ही खत्म हो जाएगी ना। क्या है ना, ये एडवर्टीजमेंट सेक्शन का हालत ऐसे ही है कि एक बार कोई आदमी मरा, समझे ना, तो उसके यमराज ने देखा, और कहानी है तो आप ये नहीं पूछिएगा यमराज होते हैं कि नहीं होते हैं मध्यस्थ दर्शन में। तो एक आदमी मरा है, यमराज के पास गया, तो यमराज ने देखा इसके पाप और पुण्य दोनों बराबर है, तो कहा तुमको 5 साल स्वर्ग में रहना पड़ेगा, 5 साल नरक में रहना पड़ेगा, तुम बताओ पहले कहाँ जाओगे। तो कहा हमको दोनों ज़रा एक बार पहले दिखा तो दीजिए, तब तो हम तय करेंगे। तो यमराज उसको ले गए, तो उसने स्वर्ग में देखा लोग अपना अलग अलग बैठे हैं, कहीं कोई ध्यान कर रहा है, कहीं कोई अकेले एकांत में बैठा हुआ है, एक नीरस बोरिंग, जिसको कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं जीवन विद्या सीख लेंगे तो ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी। तो एक बोरिंग सा लाइफ दिखा, ठीक है। फिर कहा अच्छा ज़रा नरक दिखा दीजिए, नरक ले गया, देखा बड़ा म्यूजिक बज रहा है, बैंड बज रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, पार्टियाँ चल रही हैं। तो उसने कहा कि पहले हमको नरक रख दीजिए। जैसे ही उसको नरक में ले गए, घुसा वो, उसके बाद जैसा सुने हैं गरम कढ़ाई के तेल में डाल दिया और उबाल दिया, वैसा शुरू हो गया उसके साथ। तो उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो उसने कहा वो हमारा एडवर्टीजमेंट सेक्शन था। तो ऐसी जिंदगी हो गई है जी हम लोगों की, तो क्या कहा जाए उसमें। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और पवन जी इस बात पर बहुत वर्कशॉप लेते हैं कि होने और दिखने का अंतर क्या है। पीछे एक जगह हमने इस पर बात की थी, लोग पूछ रहे थे इसमें अंतर क्या है। यही अंतर है, हम जो होते नहीं हैं ना वो दिखाते हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं। भुगतना ही पड़ेगा जी, खुद भी भुगतते हैं, अगले को ही भुगताते हैं। अब आपको क्या चिंता है, बच्चियों से वहाँ बात करेंगे। ठीक कह रहे हैं, सेंसिटिव मैटर है ना भैया, चिंता तो हम लोगों की जनरेशन को होगी। नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि आपको अपने लिए क्या चिंता है, बेटियों से वहाँ बात कर लेंगे वो तो। आप ठीक ही कह रहे हैं, वाक्य पूरा कर देता हूँ मैं। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि आपकी जिंदगी झंडे अब तो बहुत ऐसा ही सोचना हो गया आज के बच्चों का। उनको लगता है माँ बाप मूर्ख हैं, हम होशियार हैं। सबको लगता है जी, सबको लगता है। खैर, वो एनवीसी में देखिएगा ना, सबको लगता है ये गलती है, अधिकांश लोगों को लगता है। ऐसा कहेंगे ना, हर आदमी अपने को बचा के सुनता है, फिर किसी को चोट नहीं लगती। 99% सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने बहुत जगह उसका प्रैक्टिस देखा, ऐसा होता है। बढ़िया, कोई इमीडिएट सवाल तो नहीं है इस पे जी? अभी के लोग शादी नहीं कर रहे, इसमें वो पूरा जो मम्मी पापा है या अगले पीढ़ी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभी जब शादी नहीं कर रहे बच्चे तो इसमें वो जो इसके मम्मी पापा हाँ की जिम्मेदारी है कि नहीं, हाँ, ये तो पूछ रहे हैं ना? नहीं कर रहे तो इसमें मम्मी पापा की जवाबदारी नहीं है? वही, अगर हमसे पूछेंगे तो मम्मी पापा की जवाबदारी बच्चे को समझदार और जिम्मेदार बनाने में तो मैं मानता हूँ, जबरदस्ती शादी कराने में नहीं मानता हूँ। वो तो होना ही चाहिए। देखिए, एक
जबरदस्ती बांध करके कराएंगे, जानवर थोड़ी हैं जी, गले में पट्टा बांध देंगे। नहीं कर रहे हैं, वो सोच कहाँ से आई? ये सोच कहाँ से आई? ये सोच तो आज के दिन सबसे ज़्यादा आ रहा है, समाज, मीडिया, टेलीविज़न, एडवर्टीजमेंट। माँ बाप से अभी भी दीदी कह रही हैं ये सोच मम्मी पापा को देख के आई है कि उसको जब लड़ते हुए देखते हैं ना तो उनको लगता है कि हाँ। नहीं, मैं अपनी बात बता दूं, मैं तो इस बारे में आप लोगों के एक्सपीरियंस पर भरोसा करूंगा। एकदम सही है। मम्मी पापा का बिहेवियर कैसा है वो बच्चे बचपन से देखते हैं, और सिर्फ मम्मी पापा का नहीं, उसके आजू बाजू का क्या चल रहा है ना वो भी देख रहे हैं, और वो शादी के बाद ही होता है। तो बच्चे लोग को लगता है सास का ये झंझट क्यों लेना, हम लोग को जो जीना है हम अपने हिसाब से जिएंगे। ठीक बात है। ठीक बात है। देखिए, अगर उस दृष्टि से देखेंगे, अगर ये कारण है, अगर, तब तो माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत अधिक बनती है। वो कैसे परस्परता में संबंध पूर्वक जी सकते हैं, इसको एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। फिर तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा आगे बढ़ लें। बढ़िया। ये जो अगला मुद्दा है ना, दयापूर्ण व्यवहार कार्य। सामाजिक नियम में 3 है: स्वधन, स्वनारी पुरुष, दयापूर्ण व्यवहार कार्य। दयापूर्ण व्यवहार कार्य का जो मैं पहला हिस्सा देखता हूँ ना, वो ये कि अगर किसी से हमारी कोई गलती हो जाती है हमारी ओर से किसी के साथ, तो हम उसको स्वीकार सकें और क्षमा मांग सकें। ठीक है, ये पहली ज़रूरत दिखाई देती है। उससे हम शिकायत मुक्त, दुख मुक्त स्थिति में हो पाते हैं। अपने को भी क्षमा कर पाना, दूसरे को भी क्षमा कर पाना, ये पहली ज़रूरत है दयापूर्ण व्यवहार कार्य करने के लिए। अगर आपके प्रति मेरे मन में शिकायत बनी हुई है, इसका मतलब मैंने आपको क्षमा नहीं किया है। अगर वही चीज़ें हमको याद करके परेशानी पैदा कर रही है, इसका मतलब मैं चाह करके भी आपको क्षमा नहीं कर पाया हूँ, या क्षमा बोला हूँ भाषा में, भाव में तो नहीं हुआ है। ये पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि घाव रिसेगा अगर अंदर, तो कैसे सहयोग करेंगे। सहयोग कहाँ है अगर देखिएगा तो मोटे तौर पर 2 हिस्सा कर सकते, समझने में और जीने में। उसमें भी समझने में सहयोग ऊपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो समझ करके ही जीना चाहता है। जीने में सहयोग कैसे होता है किसी के साथ, तो उसका पहला जगह है सही भाव। हम सबको ये बात इतने उदाहरणों में अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस में पता है। स्लाइड नंबर 100 है, 100, कि एक दूसरे के साथ जो हमारा सबसे ज़्यादा टकराव है वो भाव में कमी को लेकर के। तो भाव ठीक हो सके ये ज़रूरी है, भाषा ठीक हो सके ये ज़रूरी है। भाषा में दोनों चीज़ चाहिए, सही भी हो, स्नेह का भाव भी हो। सही होने से वो सत्य होता है, स्नेह का भाव होने से वो प्रिय होता है। स्नेह का भाव नहीं होगा ना, टोन, लहजा, भंगिमा, तरीका, वो चोट मारेगा, भले आप वही बात कह रहे हैं जो घटा है। स्नेह के भाव से हमारे कहने में प्रियता आती है। तो सही भी होना ज़रूरी है, सत्य भी होना ज़रूरी है। प्रिय होने के लिए हम झूठ नहीं बोल रहे, बटर लगाना जिसको कहते हैं ना, हम उसकी बात नहीं कह रहे। हाँ, उसके साथ है सही व्यवहार, फिर सेवा, सुविधा। ये सारा जगह है जहां हम अगले को सहयोग कर सकते हैं। मोटे तौर पर देखेंगे तो उसका ये क्रम दिखाई देता है, ये क्रम दिखाई देता है। और ये जो तीनों है, स्वधन, स्वनारी पुरुष, दयापूर्ण व्यवहार कार्य, इन तीनों का व्यवहार में होना जरूरी है। और व्यवहार में जो चीज़ आती है वो भाव, विचार और स्वीकृति से आती है, इसलिए अंततोगत्वा जीवन में इसकी स्वीकृति होना जरूरी है। जीवन में स्वधन की स्वीकृति के साथ ही व्यवहार में स्वधन होता है। जीवन में स्वनारी पुरुष की स्वीकृति के साथ ही आचरण में स्वनारी पुरुष होगा।
लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है, अगर काम करने जाएंगे ना इस पर, तो ये दिखेगा कि जीवन में पूरी तरह से स्वनारी पुरुष की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद भी एक लेवल की भी अगर स्वीकृति हो जाए ना, तो आचरण ठीक हो जाता है। आचरण में कोई चीज़ तब आती है जब वो जीवन में बिल्कुल ओवर पावर कर जाती है, हमको ओवर पावर कर जाती है। हिंसा आपके विचार में आता है तो आप तुरंत हिंसा करने नहीं चल देते हैं, अगर बहुत बड़ा संवेग नहीं उठ गया हो तो। वो एक लंबे समय तक बड़ा मोमेंटम होता है तो कोई जाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो व्यवहार में उसके ठीक होने के लिए ना एक थोड़ी स्वीकृति भी हो जाए तो हो जाती है, लेकिन अपने जीवन में तृप्ति की दृष्टि से, जीवन क्रियाओं में संगीतमयता की दृष्टि से तो इसका पूरी तरह से स्थिर होना जरूरी है। क्योंकि बाहर हम भले अपराध न करने जाएं, लेकिन जीवन में अगर पर नारी पर पुरुष की, पर धन की, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार की प्रवृत्ति उठ रही है भाव के जगह पर या विचार के जगह पर, वो हमारे अंदर ही अंतर विरोध का कारण बनती है, हमारे अंदर एक असहजता, एक पीड़ा को पैदा करती है। तो अपनी तृप्ति के लिए तो इसका पूरी तरह से स्थिर होना जरूरी है। परस्परता में वो ना जाए, इसके लिए तो एक सर्टेन लेवल पे ही काम शुरू हो जाता है, वो हो जाता है। बाहर जब तक हमारा अंदर का आवेग बहुत अधिक नहीं हो जाता है, बाहर नहीं आता है। इसको देख सकते हैं। तो हमको इतना बात कहना था स्वधन स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य के संदर्भ में। दयापूर्ण व्यवहारिक कार्य में देखिएगा तो भाव मुख्य मुद्दा है, भाषा ठीक मुद्दा है, व्यवहार ठीक मुद्दा है, सेवा मुद्दा है, सुविधा मुद्दा है। सबसे आसान काम है इसमें सुविधा देना, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए। सेवा उससे ज़्यादा कठिन है। हॉस्पिटल का फीस ले लीजिए, नर्स लगा दीजिए, ये तो आसान लगता है लोगों को। खुद खड़ा होकर सेवा करेंगे, ये बहुत कठिन लगता है। 8,000 का नौकर लगा देंगे, ये तो आसान लगता है। पानी का ग्लास पिला देंगे और दवा दे देंगे टाइम से, ये कठिन हो गया है आज के दिन। भैया, दया जो स्वभाव है और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसमें क्या अंतर है? दया जो स्वभाव है वो तो जीवन में है, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में हम ये बात को इंगित कर रहे हैं कि हमारे जीने के स्तर पर भी वो स्वभाव कैसा दिखाई देगा। तो दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब है व्यवहार में जो उसका स्वरूप दिखाई देगा दयापूर्वक जीने का, उसको दयापूर्ण कार्य व्यवहार कहते हैं, जिसमें सहयोग प्रवृत्ति होगी। अगर आप देखिएगा तो सहयोगात्मक क्रियाकलाप दिखाई देगा दया के भाव के साथ। और दया का मतलब कोई सामान्य रूप में किसी को लिए दया नहीं कहते। आजकल तो दया कई बार हिंदी में खराब अर्थों में यूज़ होता है, तुम्हारे ऊपर दया करके कर दे रहे। यहाँ दया का अर्थ है उसकी आवश्यकता के हिसाब से वस्तु को उपलब्ध कराना। ये सहयोग है, योग्यता के अनुरूप वस्तु को उपलब्ध कराना, ये सहयोग है, सहयोग है। और मैं क्षमा को बहुत एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया निर्णय पूर्वक ही, क्योंकि स्नेह की जगह पर बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, हम लोग उस पर बहुत बात कर चुके हैं। कोई बात हो इस पर तो बताइए, नहीं है तो सोचा जाए इस पर। मैं एक मुद्दे को और थोड़ा पूरा कर देता हूँ, प्राकृतिक नियम को, क्योंकि उत्पादन और स्वधन पर इतनी बात हो ही गई है तो उसके कुछ बेसिक्स को भी थोड़ा प्लेस कर ही देते हैं। प्राकृतिक नियम में देखेंगे ना तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सदुपयोग पूर्वक संरक्षण और संवर्धन या उत्पादन में सहयोगी होना। ये सहयोगी होना मैंने निर्णयपूर्वक ही लिखा है, क्योंकि उत्पादन में मुख्य रूप से भूमिका बहुत सारों की है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे किए उत्पादन हो रहा है, ठीक है, हमारा एक रोल है, एक भूमिका है सर्टेन लेवल का, उतना हम कर रहे हैं। दूसरा है प्रकृति की जो आवर्तनशीलता है। आवर्तनशीलता का मतलब उसमें चक्रीय क्रम में जो चीज़ें घूमती रहती हैं, उस क्रम को बनाए रखते हुए भागीदारी करना, कि हमारे जीने से वो टूटे नहीं। वो जो आवर्तनशीलता है
वो टूटे नहीं। आवाज़ आ रही मेरी पीछे ना? बढ़िया। हाँ, कोई बात नहीं। तो आवर्तनशीलता जो है हमारी वो टूटे नहीं, ठीक है, ये बात लिखी हुई है। स्लाइड मिल गया है ना? कहाँ पे है ये? 101। और आखिरी बात कह रहे हैं प्राकृतिक उत्पादन के अनुपात में उपयोग। तो प्रकृति में देखेंगे ना, प्रकृति में देखेंगे ना तो हर चीज के उत्पादन का एक गति है। किसी भी पेड़ को लगाते हैं तो उसके पैदा होने का, बड़ा होने का, विकसित होने का एक गति है। तो जिस गति से प्रकृति में उत्पादन हो रहा है उससे अधिक गति से अगर हम प्रयोग शुरू कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। मान लीजिए कि साल भर में 100 पेड़ बड़े हो पाते हैं, हम प्रयोग 200 करेंगे तो पुराना स्टॉक खत्म होना शुरू हो जाएगा। धरती पे जंगल खत्म हो रहा है, हम ऐसा बोलना शुरू कर देंगे। तो प्रकृति में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के अनुपात में उपयोग करना ये आवश्यक है। ये 3 नियम ही मुझे मुख्य रूप से बताना था। आप व्यवहार दर्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ भी अध्याय 16 में ये लिस्ट में मिल जाएगा आपको, पोषण शोषण में। हम 2 काम कर सकते हैं अगर उस तरह से देखिएगा तो। पहला जो बात लिखा है ना सदुपयोग, वो हम कर सकते हैं। जो संरक्षण लिखा है वो हम कर सकते हैं। और संवर्धन को भी देखेंगे तो ये बात सही है कि ऐसा तो है नहीं कि हम देश के स्तर का कोई निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। वो तो पता नहीं मोदी जी भी ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ईमानदारी से देखें तो मोदी जी भी जो चाहते होंगे वो निर्णय ले लेते होंगे, हमको थोड़ी शंका होती है, क्योंकि कितने लोगों का प्रभाव उस पर पड़ता होगा मैं एक अनुमान ही करता हूँ, मैं पक्का तो नहीं हूँ उस बारे में। लेकिन ये समझ में आता है कि हर निर्णय तो नहीं ले सकता, ले भी लें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा को लागू करने के लिए कभी एमपी गवर्नमेंट थी, जब छत्तीसगढ़ और एमपी एक था उस समय काफ़ी प्रयास हुआ, तो ऊपर से एक ऑर्डर आ गया कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा लागू किया जाए, ठीक है। ऑर्डर भी आ गया हेड क्वार्टर से, शायद सीएम के यहाँ से ही आया होगा या कम से कम शिक्षा मंत्री के यहाँ से तो ज़रूर आया था, ठीक है। और वो हर स्कूल में पहुँच गया। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जी, अर्जुन सिंह जी के टाइम पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे होंगे या यहाँ के मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो मुख्यमंत्री थे, हाँ। तो ऐसी स्थिति बनती है जी, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी सीमा में नहीं है। बुद्धिमत्ता इस बात में है, समाधान इस बात में है कि हमारी सीमा में क्या है उसको हम पहचान सकें। व्यवहार दर्शन के अध्याय 16 में इस बात को बहुत अच्छे से लिखा है कि प्राप्त स्थिति का जब हम उपयोग सदुपयोग करते हैं ना, तो उससे हमको अपना योग्यता बढ़ता है और आगे हमको नया अवसर मिलता है करने का। तो उपाय तो यही दिखता है कि अपनी सीमा में क्या कर सकते हैं हम, उसको ढूंढने के काम को किया जाए, और उसको जितना हम करेंगे तो हमारी संभावना आगे खुलेगी, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। पर यह बात तो सही है कि बड़े स्केल पर क्या होगा ये तो मैं अभी बहुत नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना समझ में आता है कि जो 3 बातें कह रहे हैं ना, सदुपयोग पूर्वक संरक्षण संवर्धन की बात, उसमें सदुपयोग हो सकता है। अपनी सीमा में जो संरक्षण संवर्धन हम कर सकते हैं वो हो सकता है। आवर्तनशीलता को जितनी सीमा तक हम बना के रख सकते हैं उतना भागीदारी तो हम कर सकते हैं, उतना तो हम कर सकते हैं। अपने जीने के डिज़ाइन में भी देखेंगे ना, हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, आवर्तनशीलता में समस्या पैदा कर रहे हैं।
जिस तरह की प्लास्टिक का आज के दिन करते हैं। खास करके उसको जब हम प्रयोग कर रहे हैं रोज़ की रेडीमेड की चीज़ों में, ठीक है, कुछ लंबे समय की बनी रहने वाली चीज़ों में प्रयोग करें तो इतनी समस्या नहीं है, वो तो ठीक ही है कई मामलों में कि एक लंबे समय तक काम आएगा हमको। लेकिन हम प्लास्टिक रैपर बनाते हैं जिसमें एक च्युइंगम खाते हैं, 2 बिस्किट खाते हैं और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। वो वापस प्रकृति में कब जाके मिलेगा ये तो सोचना ही बनता है हम सबको। तो अपनी सीमा में रहते हुए क्या कर सकते हैं वो तो सोचना ही होगा। अभी इसी बार बात हो रही थी कि खाने के लिए स्टील के ग्लास यूज़ करें हम, कम से कम डिस्पोजेबल ना यूज़ करें। तो ये लगता है कि वह स्टील के ग्लास को धो करके प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग जब कानपुर का सम्मेलन कर रहे थे 2006 में, तो डिस्पोजेबल से बचाने के लिए हम लोगों ने यही किया। उस समय वो पूरा सेट ही खरीदा, थाली का, कटोरी का, ग्लास का, चम्मच का। और मज़े की बात थी 4 दिन का सम्मेलन था, उसमें डिस्पोजेबल का जो खर्च आ रहा था ना, उतने पैसे में सारा आ गया। इतना ही है कि हमको धुलने का काम जो हुआ वो एक्स्ट्रा हुआ, वो फेंक देते तो नहीं होता धुलना। लेकिन एग्जैक्टली वो तो एसेट हो गया जी, हमको अभी भी उसी में खा रहे होंगे आप लोग। वो 2006 की थाली है। हाँ हाँ, इसीलिए ये बात लिखा भी है जो आप कह रहे हैं कि इनका पूरी तरह से पालन देखेंगे तो व्यवस्था पर निर्भर है। माइक, इनका पूरी तरह से पालन देखेंगे ना तो व्यवस्था पर निर्भर है। और भैया भाव और विचार को स्थिर रख करके मानवीयतापूर्ण व्यवहार कर ले, ये तो हमारे अपने में ही है। इसमें कौन सा कानून, संविधान और ये सब बिठाने की जरूरत है? ठीक बात है, इसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकल जाएगा। देखिए ये जो प्राकृतिक नियम है ना, मेरे हिसाब से इसका पालन तब तक संभव नहीं है जब तक आदमी भोग प्रवृत्ति से निकल के सदुपयोग प्रवृत्ति में नहीं आएगा। ठीक है, धरती छोटी पड़ेगी जी, आवर्तनशीलता का कौन सा नियम लगा लेंगे? कौन सा नियम से वो उत्पादन हो जाएगा? हम सोचते हैं बहुत बार जीवन शैली ऐसी ही बनी रहेगी। जीवन विद्या के बाद भी लोग बहुत बार ये सोचते हैं जीवन शैली सारी ऐसी ही बनी रहेगी, प्रकृति में आवर्तनशीलता आ जाएगी। ठीक है, हमको 200 बार ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि प्रकृति में आवर्तनशीलता का ध्यान रख के जितना उत्पादन हो सकता है उसको 800 करोड़ लोगों में बटेगा तो हमारा हिस्सा क्या होगा, वहाँ से सोचने का काम शुरू होना चाहिए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि बेस लाइन क्या है, तो बेस लाइन ये है कि धरती पर आवर्तनशीलता को बनाए रखते हुए कितना उत्पादन होता है। 800 करोड़ लोगों में वो बटेगा तो हमारा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, एक मानवीय सभ्यता समाज बनाएंगे तो ऐसे ही तो सोचेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। ठीक है, मैं कोई उसका वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज की स्थिति परिस्थिति में कैसे रास्ता निकालें उस उपाय पर बात कर रहा हूँ। उससे अधिक जीवन शैली को कैसे सस्टेन करेगा प्राकृतिक नियम के साथ जीने की बात, फिर तो आवर्तनशीलता को तोड़ के ही उत्पादन करने की बात होगी जी। तो क्या है भैया कि जो आवर्तनशीलता है प्रकृति में, जी प्रकृति में जो आवर्तनशीलता है उसको जो बाधा रूप है वो सबसे ज़्यादा मेरे जो ध्यान में आया वो रासायनिक कृषि है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो व्यापक है। और जो जल चक्र है और सभी सजीवों के जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो अनाहत है उसमें जो संतुलन है वो सब बिगड़ रहा है। और सब बिगड़ने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ये कृषि का है। और उसकी वजह से पूरी जो जीव सृष्टि है उसका ऊपर भी ये उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक कृषि वैज्ञानिक ने संशोधन किया कि ये रासायनिक कृषि से जो हमारा धरती का कार्बन है वो डाउन हो रहा है, अभी 0.5 के करीब और इससे डाउन हो गया जी। अगर उसको सब मिलके 2.5% तक ले आए तो ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है वो रिवर्ट हो जाए। तो ये करने वाली बात है। हम क्या कर सकते हैं, तो हम हमारी लाइफस्टाइल में जहाँ जहाँ हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जल चक्र को बाध्य है। केमिकल ये जो पानी में जा कर के आगे जाके कहीं ना कहीं घुलता है, ज़मीन में जाता है जी, तो ये भी बाध्य है। तो हमारी लाइफस्टाइल में केमिकल का ये हम कर सकते हैं सब मिलके,
केमिकल का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हम डायरेक्ट किसानों से बिक्री खरीदी करके हमारा वो जो प्राकृतिक कृषि का उत्पाद है उसको हम इस्तेमाल करके उसको सहयोग कर सकते हैं, तो ये हमारी ओर से हो सकता है। वही इस तरह के क्रिएटिव सॉल्यूशंस को जो हमारी सीमा में है, हम सब लोगों को मिलके सोचने की ज़रूरत है। सोचने के बाद फिर उसको करने की ज़रूरत है। उपाय तो इतना ही समझ में आता है। माइक, तब कृषि में जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसी का इम्पैक्ट क्यों? अभी तो इतना जो हम लोग कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी कितना है, ये एसी है, कितनी सारी हम। इसका सबसे सरल तरीका है, उनको जो लग रहा है उसकी जिम्मेदारी वो स्वीकार लें, आपको जो लग रहा है उसकी जिम्मेदारी आप स्वीकार लें, दोनों ठीक हो जाएगा जी। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है कि वही एक चीज़ ठीक करना है बाकी को नहीं करना है। ऐसा कहना तो उनका भी आशय नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, मैं ये बता। एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी वही समझ लिया, तो इसलिए आप बेरोजगार नहीं होंगे, आपके पास भी एक करने का अवसर है। हाँ, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है कि मानसिकता आपके। हाँ, बढ़िया। तो देखेंगे ना, इसका पूरी तरह से पालन तो व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो जितना हिस्सा अपनी सीमा में है वो अगर हम कर रहे हैं तो ईमानदारी है, वो अगर नहीं हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नज़रों से ओझल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी जगह से गैर जिम्मेदारी है। आगे लिखा हुआ है कि इसका अधिकांश भाग कर्माभ्यास से जुड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ सिद्धांत को समझ लेने से खेती नहीं आती है, ठीक है। सिद्धांत को समझ लेने से आप कपड़ा बिनना नहीं सीख लेते हैं। आपको सिद्धांत समझने के बाद कुछ दिन उसका मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आँखों का, हाथों का संतुलन स्थापित होता है और एक पैटर्न में हम आगे बढ़ पाते हैं। प्रकृति का ध्यान रखने के लिए इसका पालन आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति जो है वो धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। आखिरी बात लिखा है कि मानव के संबंध पूर्वक जीने से ही इसका पालन संभव है। मानव अगर संबंध पूर्वक जीने लगे ना, तो प्रकृति के बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग रुक जाए। कम से कम युद्ध की सामग्री का तो रुक ही जाएगा। और ऐसा कहते हैं कि युद्ध में आज के दिन अगर देश की जीडीपी का 20% लग रहा हो, 25% लग रहा हो, 15% लग रहा हो, तो समझिए चौथाई हिस्सा तो हम प्रकृति का धकेल दे रहे हैं उधर। फिर उसके लिए जितने तरह के परीक्षण कर रहे हैं हम, ठीक है, वो सब का नुकसान कौन झेलता है? धरती तो झेल रही है। तो सभी मानव को अध्ययन अभ्यास की अनुकूलता मिल सके, मानवीय परंपरा की अक्षुण्णता हो सके और धरती के स्वस्थ बने रहने के लिए इस प्राकृतिक नियम का पालन आवश्यक है। धरती को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, मानवीय परंपरा की अक्षुण्णता के लिए ज़रूरी है क्योंकि हर पीढ़ी को ये चाहिए, और सर्व मानव को अध्ययन अभ्यास की अनुकूलता भी इसी से मिल पाती है। नहीं इसका पालन करेंगे, व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अगर कुछ लोगों को खाने पीने का ही अभाव हो रहा है तो उनसे अध्ययन अभ्यास की क्या अपेक्षा करेंगे? जिंदगी में जो सामान्य, अगर हमने व्यवस्था का डिजाइन ही ऐसा बना दिया है कि लोगों को सुविधा भी कुछ लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, तो उनसे अध्ययन अभ्यास की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए एक मानवीय व्यवस्था जिसमें हर आदमी की समृद्धि सुनिश्चित हो, इसकी आवश्यकता तो दिखती है। और प्राकृतिक नियम का पालन होने से ही इसकी निरंतरता हो सकती है, क्योंकि उसको ब्रेक करके करेंगे तो कितने दिन धरती झेलेगी। ठीक है, ये तत्काल का कोई प्रश्न तो नहीं, सोचा जाए आराम से। मैं अगले 3-4 मिनट में 2 काम कर देता हूँ। एक तो जो बात अभी तक हमने कवर की उसको बता देता हूँ, थोड़ा अभ्यास पर ध्यान दिला देता हूँ। देखिए, हमने इतने दिनों में, देखिएगा अब तो जीने के संदर्भ में बौद्धिक नियम के रूप में असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय की बात की। सामाजिक नियम में स्वधन, स्वनारी पुरुष, दयापूर्ण व्यवहारकारी की बात की।
और प्राकृतिक नियम के रूप में सदुपयोग पूर्वक संरक्षण संवर्धन, आवर्तनशीलता को बनाए रखना, और जो प्रकृति में जिस दर से उत्पादन होता है, जिस रेट से प्रोडक्शन होता है, उसी रेशियो में उसका प्रयोग करना, उसी अनुपात में उसका प्रयोग करना। इन बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के पालन की अगर उपलब्धि देखिएगा तो प्राकृतिक नियमों के पालन से शेष प्रकृति में संतुलन रहता है। सामाजिक नियम के पालन से मानवीय समाज में संतुलन बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है, हार्मनी बना रहता है। बौद्धिक नियम के पालन से जीवन क्रियाओं में संगीतमयता बनी रहती है। तो बौद्धिक नियम के पालन से जीवन स्वस्थ रहता है, सामाजिक नियम के पालन से समाज स्वस्थ रहता है, और प्राकृतिक नियम के पालन से ये जो धरती है, ये जो शेष प्रकृति है, ये स्वस्थ रहती है। तो इन 3 नियमों के पालन से मानव का स्वयं का तृप्ति, मानव की परस्परता में समाज की तृप्ति, और मानव और शेष प्रकृति की परस्परता में पूरे धरती का संतुलन, ये तीनों सुनिश्चित होता है। हमारे लिए ये सोचने का मुद्दा है कि आज की सीमा में हम इसको कैसे कितना कर सकते हैं और स्टेप वाइज कैसे बढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ अपने को पहुँचना है। निश्चित रूप से जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है जब उसको हम बड़े स्केल पर सोचते हैं तो, लेकिन दिशा तो ठीक होने की ज़रूरत है, दिशा तो ठीक होने की ज़रूरत है। और अपनी सीमा में अक्सर लोग पूछते हैं कि इनका कितना पालन करें तो हमारी जागृति हो सकती है। आज के दिन अनुभव और प्रमाण के लिए कितना पालन है। बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ तो अपनी ईमानदारी से अगर जितना हमारी सीमा में है उसको हम कर रहे हैं, उतने प्राकृतिक नियम का पालन कर रहे हैं, उतने सामाजिक नियम का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जागृति संभव है, अनुभव और प्रमाण संभव है। ऐसा मेरा अनुमान है कि जितनी सीमा में ईमानदारी पूर्वक हमसे आज के दिन हो सकता है प्राकृतिक नियम का पालन, सामाजिक नियम का पालन, बौद्धिक तो पूरा पालन हो सकता है क्योंकि उसमें समाज क्या करेगा, बाकी क्या करेंगे। तो बौद्धिक नियम का पूरा पालन, सामाजिक नियम का भी बड़ा हिस्सा हो सकता है। स्वधन में थोड़ा बहुत जो आज के दिन नहीं उत्पादन ठीक से हो पा रहा है उतना भाग फंसेगा। स्वनारी पुरुष हो ही सकता है, दयापूर्ण व्यवहारकारी हो ही सकता है। स्वधन में उत्पादन जब करने जाते हैं सदुपयोग हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। उत्पादन जब करने जाते हैं तो आवर्तनशीलता पूरी तरह से नहीं हो सकती, प्राकृतिक नियम का पालन पूरी तरह से नहीं हो सकता। प्राकृतिक नियम में थोड़ी ज़्यादा समस्या रहेगी, इसके पालन में थोड़ी ज़्यादा समस्या रहेगी क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा व्यवस्था पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से आज की सीमा में ईमानदारी से हम जितने प्राकृतिक नियम का पालन कर सकते हैं अगर उसको हम कर रहे हैं, जितने सामाजिक नियम का पालन कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और बौद्धिक नियम का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तो साक्षात्कार संभव है, बोध संभव है, अनुभव संभव है। ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक, इसके पीछे देखेंगे। हाँ, एक सवाल था इसमें, जो प्राकृतिक और सामाजिक नियम है उसका आधार बौद्धिक नियम है, आपने ऐसा बोला था शायद जी जी में। जी। तो वो कैसे कनेक्टेड है तीनों नियम? आप पलट के देखिए कि स्नेह के भाव से सामाजिक नियम पालन होगा कि नहीं होगा। हाँ, और असंग्रह से प्राकृतिक नियम भी कनेक्टेड ऐसा लगता है। जी जी, इतना ही है। अरे आप ध्यान देंगे तो आप ही उत्तर दे लेंगे, हमारी क्या ज़रूरत है। ऐसे ही देखेंगे ना तो जो मैं अभ्यास को सिर्फ ध्यान दिला देता हूँ कि अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान बना के रखा जाए, चाहे उसको सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध की दृष्टि से देखें, चाहे मानव सही जीना चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, मानव मूलतः शुभ के अर्थ में है, इस बात पर ध्यान बना के रखें। चाहे किसी स्वभाव धर्म के तरीके से बना के रखें, जिससे भी आपके अंदर स्नेह का भाव स्वाभाविक रूप से आता है, उस अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रखा जाए। अगर सरलता की प्रैक्टिस करनी है तो उस अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान बना के रखा जाए, जिस पर ध्यान देने मात्र से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सरलता का उदय होता है।
उसके रूप में हमने कहा था, उसके उदाहरण के रूप में, कि समष्टि के एक भाग के रूप में अपने को देखने से, अस्तित्व में होने को प्रधानता से देखने के, न कि अपने करने को, श्रेष्ठ पुरुषों और परंपरा और प्रकृति के योगदान को अपने करने में देख पाने से हमको पता चलता है अपने से अधिक की श्रेष्ठता का, और इस आधार पर सरलता का उदय होता है। मैं विस्तार नहीं करता उसको, बट अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान, उसके आधार पर स्नेह का भाव, सरलता का भाव, जिसकी भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, और इन दोनों के योगफल में विचार में समाधान को जो आज की परिस्थितियां हैं हमारी, उसमें ढूंढना जरूरी है। तो अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान होना, उसके आधार पर अपने में स्नेह का, सरलता का भाव होना, उसके आधार पर जिन परिस्थितियों में हम आज के दिन उलझ जाते हैं वहाँ पर स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए क्या हमारे जीने का स्वरूप होगा, जीने में भी, भाषा में भी, अभिव्यक्ति में भी, उन उपायों को ढूंढ पाना आदमी के लिए ज़रूरी है। उसके लिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन या और भी जो उपयोगी टूल समझ में आते हैं उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो इस अभ्यास को किया जाए और अपने ज़िंदगी की वास्तविक परिस्थिति का अभ्यास किया जाए कि इसका समाधान क्या होगा, ताकि घर लौटने के पहले हमारे पास कुछ उपाय हो कि अगली बार जिन परिस्थितियों में हम उलझ जाते हैं उसको कैसे डील करेंगे। एक क्लियर है? अभ्यास महत्वपूर्ण है और मैं ध्यान दिला दूं, अभ्यास का काम अभ्यास से ही होगा। ठीक, उसका कोई विकल्प नहीं है, और उसका पहला दिन ही सबसे कठिन है, दूसरा उससे आसान है, तीसरा उससे आसान है। ये एक ऐसा हर्डल का दौर है जहाँ पहला हर्डल ही सबसे बड़ा रखा है, क्योंकि उस दिन आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। थोड़े अभ्यास में आपको धीरे धीरे ये दिखना शुरू हो गया है आप में से ज़्यादातर लोगों को कि जो आज परिस्थितियाँ हम फेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारों का समाधान तो हो सकता है। इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, एक दूसरे का उसमें सहयोग किया जाए। हम लोग ब्रेक करते हैं।